आप सभी का एक बार फिर से अल्फा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम साइंस का क्लास 8 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका एग्जाम जो है किस टाइप का आएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो है हैजा जो है किसके कारण फैलता है। आप सभी को पता होगा हैजा जो है वो जीवाणु के कारण फैलता है, बैक्टीरिया के कारण फैलता है। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसमें आपको सही गलत बताना है। आप सभी को पता होगा शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो इसमें आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण दे रखा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसे हम फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें आपको पूछा है मलेरिया पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा कीट है। आप सभी को पता होगा मलेरिया जो है मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, मादा एनीफ्लीज मच्छर। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि गति के विपरीत दिशा में बल लगे तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वस्तु के हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी को पता है कि जब भी विपरीत दिशा में बल लगाते हैं वस्तु की गति जो है धीरे हो जाएगी, और जब भी वस्तु की गति की दिशा में अगर बल लगाते हैं तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसकी गति जो है वो धीरे हो जाएगी। चलिए इसके नेक्स्ट में देखते हैं। वातावरण को परिभाषित करें। वातावरण क्या है, पृथ्वी या किसी भी अन्य ग्रह के चारों तरफ जो वायु की परत है, जो वायुमंडल है, उसे हम वातावरण कहते हैं। पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह है उसके चारों तरफ जो वायु की परत है उसे हम वातावरण कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उस बल का नाम बताइए जिसके कारण पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, या कोई भी ग्रह है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण जो है सूरज जो है अन्य ग्रहों को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसके कारण जो सभी ग्रह हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वस्तुओं के भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। किसी भी चीज का जो वेट है वो उस प्लेनेट के ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। किसी भी वस्तु का जो भार है वो जिस ग्रह पे है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पता चलता है। तो इसका आंसर भी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा। ठीक है, चलिए हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं कि सोनोरस धातुओं को वह गुण होता है जिससे वे सोनोरस से वो क्या उत्पन्न करते हैं। आप सभी को पता होगा सोनोरस से वो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सोनोरस क्या होता है, वह धातुओं का वह गुण होता है जिसके कारण हम धातुओं को पीटते हैं तो उसके अंदर से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके अंदर से आवाज आती है। चलिए इसके 6 पार्ट की तरफ देखते हैं। किन्हीं दो धातुओं के नाम बताओ जो विद्युत के कुचालक है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर कौन कौन से मेटल होते हैं। इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा मरकरी और सेकंड हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन आपको पता होगा जो बल्ब इन सब में यूज किया जाता है, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। इसके साथ में इसका सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, मरकरी और टंगस्टन। चलिए इसके पार्ट 7 की तरफ देखते हैं। कॉपर जो है जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता, सही गलत बताना है। इसमें जो कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा आपका, गलत है, वो उसे नहीं कर सकता है। चलिए इसके पार्ट 8 की तरफ देखते हैं। धातु और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है। आप सभी को पता होगा धातु के जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति हमेशा क्षारकीय होती है, और जो अधातु है उसके ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा अम्लीय होती है। तो याद रखना धातु के साथ क्या रहेगा, क्षारकीय, और अधातु के साथ अम्लीय। ठीक है, चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि एक बल में जो है डेक्स और डेक्स दोनों होते हैं। एक बल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो परिणाम और दिशा। एक बल के अंदर परिणाम और दिशा ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है तो वस्तु की गति कम हो जाती है। आपको ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी वस्तु की गति की दिशा में उस पर बल लगाया जा रहा है तो उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। चलिए इसके 11 पार्ट पे देखते हैं। रस्साकसी में पक्ष ए जो है 10 न्यूटन का बल लगाता है और पक्ष बी है वो 8 न्यूटन का बल लगाता है। तो रस्सी जो है किस तरफ घूमेगी। आप सभी को पता है जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है रस्सी जो है उसी की तरफ घूमेगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पक्ष ए, टीम ए जो है वो क्या होगी, जीतेगी, या रस्सी जो है उसकी तरफ घूमेगी। इसका अगर 12th पार्ट को देखें, 12th पार्ट में क्या पूछा है, क्या घर्षण बल वायु के गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है। तो बिल्कुल जो घर्षण बल है वो वायु में जो गतिमान वस्तुएं हैं उस पर भी काम करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम वायु के अंदर जैसे भेज रहे हैं तो क्या होगा कि उस पर भी घर्षण बल लगेगा, या जो पंछी जो है उड़ रहे हैं उन पे भी क्या होता है, वायु द्वारा जो घर्षण बल है वो लगाया जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि घर्षण बल क्या होता है, जब भी किसी सतह पे चलते हैं तो अपोजिट साइड में जो बल लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। जिस तरह हम धरती पे चल रहे हैं तो हमारी तरफ अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है, वैसे वायुमंडल में भी जो वायु में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर भी क्या लगता है, अपोजिट साइड में घर्षण बल लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें जो है चित्र देख के इसका नाम बताना है। सबसे पहला जो चित्र है हमारा ब्रेड मोल्ड का चित्र है। किस चीज का है, ब्रेड मोल्ड। और अगर हम सेकंड चित्र की बात करें तो सेकंड वाला किसका है, पैरामीशियम का है।
तो इसमें हमें चित्र जो है पहचानना था। जो फर्स्ट वाला है हमारा ब्रेड मोल्ड है और सेकंड जो है हमारा पैरामीशियम। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसको अगर देखें तो इसमें हमें एक प्रतिजैविक का उदाहरण देना है। प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक जो है एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि वो दवाइयां हैं जो किसी रोग से लड़ने के लिए हमें जो है क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, एक जो है हमें इसमें क्या बताना है, प्रतिजैविक का नाम बताना है। इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या हो जाएगा? एक प्रतिजैविक का नाम हो जाएगा। और अगले पार्ट में इससे हमें पूछा है कि इसे उत्पन्न करने के लिए जीवाणुओं का भी नाम बताइए। ठीक है, इसे जो है बनाया किससे जाता है? आप सभी को पता है जो एंटीबायोटिक है, जो प्रतिजैविक है, वो बैक्टीरिया और फंगस की मदद से बनाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया और फंगस यानी कवक हो जाएगा। इसका आंसर जीवाणु और कवक। चलिए हम अगले क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है? अगर आपने बाजार से 1 लीटर दूध लिया है और उसे अपने घर पर पास्चराइज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? पास्चराइज का मतलब होता है मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक गर्म करना, उसके बाद उसे कोल्ड करके स्टोर करके रख देना। ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो हम उसे 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड तक क्या करेंगे? उसे उबालेंगे और उसके बाद उसे ठंडा करके कोल्ड स्टोरेज या पैक करके उसे रख देंगे। चलिए इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? वह रोग जो एक जने से दूसरे में फैलता हो। ठीक है, आप सभी को पता होगा संक्रामक का मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति जो है संक्रमित है तो उससे दूसरे व्यक्ति तक भी वह रोग फैल जाना। ठीक है, इसका जो है उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा? इसके उदाहरण में आप टीबी लिख सकते हो, आपको पता होगा ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। इसके अलावा एड्स और भी बहुत सारी इसमें एक्सेट्रा बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है। इसका मीडियन अलग अलग हो सकता है, जैसे आपका जो हाउस फ्लाइज हो गई या पानी पीने से या डायरेक्टली संपर्क में आने से भी ये फैलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं कि अगर आप अपने घर में नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो पाते हैं कुछ दिन में वह खराब हो जाता है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले आपको बता दें, एल्युमिनियम जो है क्या होता है? धातु होता है, मेटल होता है। और आपने मेटल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि मेटल क्या करते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, यानी जो नींबू है वो क्या है? अम्लीय है। वो धातु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? उसके साथ वो रिएक्शन करेगा और हमारा अचार क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि जो नींबू है उसके अंदर अम्ल होता है और अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो नींबू का अचार है एल्युमिनियम के बर्तन में रखने के कारण खराब हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई पर कभी कभी लोगों के नाक से जो है खून बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता होगा हमारे बॉडी का जो है कुछ प्रेशर होता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो हार्ट से बाकी पार्ट तक पहुंचता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय जो दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम होते जाता है। ठीक है, जितनी ऊंचाई पर रहेंगे प्रेशर उतना ही क्या होता है? कम होता है। जब हमारा बॉडी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो ब्लड जो है नाक या बाकी हिस्से वहां से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। इसलिए जब पहाड़ों पे कभी कभी क्या होता है कि लोगों से के नाक से जो है खून बहने लगता है, इसका सिंपल रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, हमारे बॉडी का प्रेशर ज्यादा होता है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नुकीले कील को कुंद की तुलना में लकड़ी में ठोकना आसान क्यों है? आप सभी को पता होगा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा अगर एरिया है हमारा फोर्स जो है उतना ही कम लगेगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर जो नुकीला कील है उसका एरिया कम है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, जिसके कारण उसे किसी भी चीज में ठोकना आसान रहेगा। वही अगर कुंद कील की माने तो उसमें क्या होता है? उसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है यानी प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा, जिससे उसे लकड़ी में ठोकना क्या होगा? थोड़ा कठिन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है? किसी वस्तु की गति की स्थिति को धक्का देना और खींचना दोनों द्वारा बदलने की स्थिति के 2 उदाहरण दीजिए। दोनों के जो है 2 उदाहरण देने हैं। आप सभी को पता होगा जब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। किसी वस्तु की गति की स्थिति को धक्का और खींचना दोनों द्वारा बदलने की स्थिति के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि बल क्या होता है? बल का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना। अगर हम धक्का देना का एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा जो ड्रॉर होते हैं उसे बंद करने में हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी जो है कीचड़ में फंसी हुई है उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? धक्का देंगे। इसके अलावा धक्का देने में हमारा ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या क्या? एक तो ड्रॉर को बंद करने में या दरवाजे को बंद करने में, इसके अलावा कीचड़ में फंसी हुई कार को या किसी भी गाड़ी को बाहर निकालने में। वही अगर हम खींचने की बात करें तो खींचने में हम किस किस का यूज करते हैं? जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए तथा ड्रॉर को खोलने के लिए। इसके अलावा धनुष से जो है बाण को छोड़ने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? खींचने का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि पतली पट्टियों की तुलना में चौड़ी पट्टियों वाले स्कूल बैग को उठाना सुविधाजनक क्यों होता है? अभी आप सभी को बताया था कि प्रेशर जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। यानी पतली चौड़ी है, पतली पट्टी है तो उसमें एरिया क्या है? कम है, तो हमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, हमारे कंधों पे बोझ जो है
वो ज़्यादा आएगा। अगर हम चौड़ी पट्टियों वाले स्कूल बैग को उठा रहे हैं तो चौड़ी पट्टियों में जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, जिसके कारण उस पर लगने वाला प्रेशर कम होगा, ठीक है, इसलिए सुविधाजनक होता है। तो इसका रीज़न आप यही लिख सकते हो कि पतली पट्टियों का जो एरिया है कम होता है, जिसके कारण उस पर प्रेशर जो है ज़्यादा लगता है, वही चौड़ी पट्टियों का जो है एरिया जो है ज़्यादा होने के कारण उस पर प्रेशर कम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। हम वायुमंडलीय दबाव के प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट है। इसमें आपको पूछना था कि हम वायुमंडलीय प्रेशर जो है उसे फील क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका रीजन यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उतना ही हमारी बॉडी जो है वो एटमॉस्फेयर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ लगा रही है, जिसके कारण हमें एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो फील नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए इसके अथवा वाले पे देखते हैं कि दबाव कैसे बदलेगा अगर बल को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल को दोगुना कर दे, यानी हम फोर्स को उतना ही रखें और एरिया को डबल कर दे। जब हम एरिया को डबल करेंगे हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमारा प्रेशर एरिया के डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा। वही अगर इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो क्षेत्रफल को हम स्थिर रख रहे हैं और बल को दोगुना कर दे तब क्या होगा। जो बल है वो हमारे प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हम बल को जितना बढ़ाएंगे हमारा प्रेशर भी उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। आप सभी को पता होगा निमोनिया जो है वो किसके कारण फैलता है, तो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। इसके अलावा खांसी जो है वो वायरस के कारण फैलता है और एड्स जो है वो भी वायरस के कारण फैलता है। याद रखिएगा, निमोनिया किसके कारण फैलता है, तो बैक्टीरिया के कारण। खांसी किसके कारण फैलता है, वायरस। और एड्स किसके कारण फैलता है, तो वायरस के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित के कारण दीजिए, जो है इनके हमें रीजन बताने हैं। एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग खाद्य पदार्थ को लपेटने के लिए करते हैं। इसका फर्स्ट रीजन हो जाएगा कि जो एल्युमिनियम फॉयल है वो क्या है, मेटल है। मेटल के आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि मेटल के अंदर मेलेबिलिटी होती है, यानी उसे पीट करके हम पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन हो जाएगा कि वह जो है धातु से बनी हुई है और उसे पीट कर हम पतली चादर में बदल सकते हैं, जिसके कारण हम उसका उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में करते हैं। दूसरा हो जाएगा कि जो एल्युमिनियम फॉयल है वो भोजन से जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, कम अभिक्रियाशील है, जिससे भोजन हमारा खराब नहीं होता है। थर्ड देखें तो एल्युमिनियम जो है एक हल्की धातु है और इसका वेट जो है काफी कम होता है। चलिए इसके बी पार्ट पे आते हैं कि द्रवों को गर्म करने के लिए जो है विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों की बनी होती है। आपने देखा होगा जो घरों में यूज होती है पानी गर्म करने वाली जो छड़ें हैं वो मेटल की बनी होती है। इसका रीजन क्या है कि जो मेटल है, जो धातु है, वो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए जो द्रवों को गर्म करने वाले जो छड़ें हैं वो मेटल की बनी होती है, धातुओं की बनी होती है। चलिए इसके सी पार्ट को देखते हैं कि कॉपर जो है जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर जो है जिंक विलयन में उसके लवण को विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है। हमने धातुओं की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो कॉपर जिंक को क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है। चलिए इसके डी पार्ट को देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। इस सोडियम और जो पोटेशियम है उसे हम मिट्टी के तेल में ही स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है और ये बाहर वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। चलिए इसके अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कॉलम ए को जो है कॉलम बी को साथ उसे मिलान करना है। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, कॉपर। कॉपर आप सभी को पता होगा जो घरों में वायर बनाने के लिए यूज होती है, यानी कि इसका यूज कहाँ आ जाएगा, बिजली के तार बनाने में आ जाएगा। आपका सेकंड जो है क्या पूछा है, चांदी। चांदी से आपको पता है चांदी के क्या बनते हैं, तो आभूषण बनते हैं। ठीक है, आपका थर्ड जो है CuOH का होल 2, इसका क्या आएगा आपका, ये देखिए क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर का जो है ऑक्साइड है। ठीक है, आप सभी को पता हो धातु का ऑक्साइड क्या बनाते हैं, तो बेसिक बनाते हैं, यानी कि आपका जो है बेस आ जाएगा। चलिए इसका अगला देखते हैं HNO3। HNO3 क्या है, यह अधातु का ऑक्साइड है और अधातु का ऑक्साइड क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, यानी कि अम्लीय बनाते हैं। इसका फिफ्थ जो है सल्फर। सल्फर क्या है, एक अधातु है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहाँ आ जाएगा, F। और लोहा का क्या होगा, लोहा किसमें पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, लोहा। चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करनी है जिस पर कार्य करता है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव लिखने। आपका जो ए पार्ट है कि नींबू का एक टुकड़ा उंगलियों के बीच निचोड़कर उसका रस निकाल ले। ठीक, इसमें जो है कौन सा बल लग रहा है, ठीक है, नींबू को जैसे निचोड़ने के लिए हम अपने हाथों के बल का उपयोग कर रहे हैं, यानी इसमें कौन सा बल लग रहा है, तो पेशीय बल लग रहा है। ठीक है, तो ए में क्या आ जाएगा, हमारा पेशीय बल आ जाएगा। इसके अगर हम बी पार्ट की देखें तो टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालना। टूथपेस्ट ट्यूब को जो हम उसमें से पेस्ट निकालते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे दबाना पड़ता है, यानी उसमें भी हम अपने हाथों का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा,
पेशीय बल आएगा। चलिए इसके सी पार्ट को देखते हैं कि एक स्प्रिंग से लटका हुआ भार उसकी दूसरी सिरा जो है दीवार के लगे हुक पर होता है, तब उस पर कौन सा फोर्स लगता है। जब भी किसी को फ्री स्टेट में जो है हम लटका रखे हैं तो उसमें ओनली एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो थर्ड का क्या आ जाएगा, गुरुत्व बल आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। एक बल के लगने के लिए कितनी वस्तुएं मौजूद होनी चाहिए। एक जो फोर्स लग रहा है उसके लिए मिनिमम जो है कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। किसी भी चीज पे बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं का मौजूद होना आवश्यक है। जैसे अगर हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो उसमें दो जो है ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक जो व्यक्ति उठा रहा है, दूसरा जिस चीज को उठा रहे हैं जिसपे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बी पार्ट को देखते हैं कि दो दोस्त ए और बी एक ही दिशा में एक बॉक्स पर 2 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है कुल बल कितना लग रहा है। आप सभी ने नेट फोर्स निकालने का पढ़ा होगा। नेट फोर्स क्या होता है, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2, ये दोनों जो है प्लस हो जाते हैं। जब भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों का फोर्स क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब भी अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो 2 + 4 हमारा कितना जाएगा, 6 न्यूटन, यानी जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 न्यूटन। अगला में पूछा है क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ, जो घर्षण बल है वायु में उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनमें भी क्या करता है, कार्य करता है। ये सिर्फ जमीन पर जो वस्तुएं हैं, जमीन पे जब हम चल रहे हैं तभी कार्य नहीं करता है, इसके अपितु जो वायु में जैसे कोई पक्षी या कोई ऑब्जेक्ट जो है उड़ रहा है उस पर भी क्या करता है, घर्षण बल कार्य करता है। चलिए हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हमें पढ़ के जो है आंसर देना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट करते हैं कि वे सूक्ष्म जीव जो अपने भोजन के लिए मृत और सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। जो जीव जो है सड़े गले पदार्थों को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम स्वयंपोषी की बात करें तो स्वयंपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो जाएंगे। स्वयंपोषी का एग्जाम्पल में पौधे आ जाएंगे। और मृत जीवी कौन से हैं, जो सड़े गले पदार्थ पर। इसके अलावा जो परजीवी हैं, परजीवी क्या होते हैं, जो परपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आपको पता होगा अमरबेल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा उसे क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में पहुंचाने का काम करते हैं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि दूध से दही और पनीर का जो उत्पादन होता है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है। आप सभी को पता होगा दूध से जो दही जमाने में हम लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके पार्ट 4 में हमें पूछा है कि जो ब्रूअरीज उद्योग है उसमें किण्वन की प्रक्रिया के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। किण्वन की प्रक्रिया के लिए आप सभी को पता होगा कि यीस्ट का उपयोग किया जाता है। किण्वन क्या होता है, शुगर को अल्कोहल में चेंज करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया आ जाएंगे, यीस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में भी हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ के जो है इसमें इसका आंसर देंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट देखते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले उत्तरदायी सूक्ष्म जीव को हम क्या कहते हैं। जो जीव रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम रोग जनक कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। ठीक है, जो भी सूक्ष्म जीव जो है वो रोग को उत्पन्न कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, रोग जनक कहेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो है संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, आंसर ए एड्स हो जाएगा। चलिए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है, वायरस से होता है। वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस क्या है, वो वायरस से फैलती है। चलिए इसके पार्ट 4 को देखते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो केवल परपोषी के अंदर रहने पर ही जीवित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वायरस कहते हैं। वायरस जो है वो हमेशा जो है परपोषी के अंदर जाने के बाद ही ये जीवित होते हैं, यानी अंदर जाने के बाद ये ग्रोथ करते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जो धातु और अधातु है उसमें उसके गुण के आधार पर भेद करना है। यानी अगर हम फर्स्ट देखें कठोरता के आधार पर, तो धातु क्या होते हैं, वो कठोर होते हैं और अधातु जो है वो नॉर्मली मुलायम होते हैं। ठीक, इसमें एक्सेप्शन में देखें तो हीरा जो है वो अधातु है पर वो कठोर होता है। वही अगर धातु में भी अगर एक एक्सेप्शन को देखें तो सोडियम जो है बेशक धातु होता है पर वो क्या होता है, कठोर नहीं होता है, वो मुलायम होता है। तो अगर हम एक्सेप्शन को छोड़ दें तो कठोरता में क्या है, धातुएं जो है नॉर्मली कठोर होती हैं और अधातुएं जो है वो मुलायम होती है। सेकंड है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होता है, यह जो है धातु की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसे पीट के पतली चादर में बदल सकते हैं। तो धातु को हम पीट करके पतली चादर में चेंज कर सकते हैं, अधातु को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें आपका जो है धातु में क्या होगा, आघात वर्धनीय होता है, यानी कि उसे हम पीट के चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं और धातु को पीट करके चादर में बदल नहीं सकते। अगला है इसमें तन्यता, डक्टिलिटी क्या होता है, तो यह जो है वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसे खींच कर हम तार बना सकते हैं। आप सभी को पता होगा तार जो है किससे बनाई जाती है, तो धातु के तार बनते हैं।
ठीक है, यानी तन्यता क्या होगा कि धातुओं को पीट करके हम पतली चादर में कन्वर्ट, धातुओं को जो हम खींच करके तार बना सकते हैं, वही धातुओं को खींच करके हम तार नहीं बना सकते। इसके अलावा उष्मा एवं विद्युत का जो है सुचालक कौन सी है, संचालन किसमें होता है, तो धातुएं जो है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, और अधातुएं जो है उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है, वो बैड कंडक्टर होती है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है हमें पैसेज दे रखा है और इसे पढ़ने के बाद हमें इसके आंसर देने। तो चलिए इसका फर्स्ट आंसर देखते हैं कि विद्युत तार बनाने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत तार आपको पता होगा नॉर्मली जो घरों में यूज होता है वो किसका यूज करते हैं, हम कॉपर वायर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, कॉपर। चलिए इसके सेकंड पार्ट देखते हैं कि आभूषण बनाने के लिए जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है वह कौन से हैं। आभूषण बनाने में हम कौन सी धातुओं का उपयोग करते हैं, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, सोना और चांदी का उपयोग करते हैं। चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं कि उर्वरक बनाने के लिए जिन अधातुओं का उपयोग किया जाता है वे कौन कौन से हैं। जो उर्वरक हैं वो किन किन अधातुओं से बनाए जाते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। आप सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ रहे हैं, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो उर्वरक का हम गाँव में या खेतों में यूज करते हैं वो कहाँ किस चीज से बने होते हैं, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जल के शुद्धिकरण के लिए कौन से धातु का उपयोग करते हैं। जल को साफ करने के लिए जो है नॉर्मली क्लोरीन की गोलियों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन की गोलियों का उपयोग हम जल को साफ करने के लिए करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।